हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग हमें संसद क्यों चाहिए अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दे। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। हमारी संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, यानी हमारी जो संसद है उसके 3 प्रमुख अंग हैं। एक तो प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा है और तीसरा जो है राज्यसभा है। यानी यहाँ पर 2 सदन हैं और राष्ट्रपति है, ये तीनों मिलकर संसद को पूर्ण करते हैं। तो संसद के 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग जरूर है, लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा की जो दैनिक कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें हिस्सा नहीं लेता है। ये कुछ विशेष अवसरों पर ही सदन को संबोधित करता है। जैसे मान लीजिए कोई नई सरकार चुनकर आ रही है तो चुनाव का जो पहला सत्र है उसको संबोधित करेगा, या साल का जो पहला सत्र है उसको संबोधित करने के लिए सदन में जाएगा। लेकिन ये रोजमर्रा की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें हिस्सा नहीं लेता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है इस संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अहम है। इसका रीजन ये है क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर और सिग्नेचर ना कर दे। इसी वजह से राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3। दूसरा प्रश्न है, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। जनता की भागीदारी और स्वीकृति ही सरकार की वैधता का आधार है। नागरिक सैद्धांतिक स्तर पर सरकार के निर्णयों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया है, इसका सरकार के कामकाज से संबंध नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जनता ही चुनाव के जरिए लोकतंत्र में भागीदारी करती है। जनता जो है चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार का गठन करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिनिधियों को सरकार बनाने की जो पावर मिल रही है वो जनता के थ्रू मिल रही है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी है और जनता की जो स्वीकृति है ये सरकार की वैधता का आधार है, क्योंकि जनता ही सरकार को एक तरह से इनडायरेक्टली बना रही है। जनता प्रतिनिधियों को चुन रही है और प्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार का गठन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनता ही अहम है। नागरिक जो हैं ये सैद्धांतिक स्तर पर सरकार के जो भी निर्णय होते हैं उनको नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। वो कैसे रखते हैं? जैसे मान लीजिए भारत की जनता जो है मौजूदा सरकार से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करेगी, आगामी चुनाव में कोई भी अन्य पार्टी को विजयी घोषित करके या उसको बहुमत में लाकर उसको सत्ता में ले आएगी। या फिर ये भी हो सकता है, मान लीजिए मौजूदा सरकार से वो संतुष्ट ना हो तो यहाँ पर हमें संवैधानिक जो तरीके मिले विरोध करने के, उनके जरिए हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो नागरिक जो है सैद्धांतिक स्तर पर सरकार के निर्णयों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। यहाँ पर जो चुनाव है ये केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सरकार के कामकाज से भी संबंधित है, क्योंकि जनता जो है चुनाव के जरिए इन प्रतिनिधियों का चयन करती है और ये प्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार का गठन करते हैं और सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि इसका सरकार के कामकाज से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत है। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान विधायिका के विकास के संदर्भ में विचार करें। 1885 में कांग्रेस ने पहली बार बजट पर चर्चा करने के अधिकार की मांग की। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया था। ब्रिटिश शासन में विधायिका केवल राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण बनाई गई थी। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और उसी साल कांग्रेस ने डिमांड की है कि विधायिका में भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, साथ ही बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी मिले। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है।
बाद में जैसे जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती गई हैं, बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, उसके बाद प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी उन्हें ये जरूरी लगने लगा है कि कैसे भी करके भारतीयों को शांत करना है। तो उन्होंने 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सीमित मताधिकार दे दिया था। यानी इसमें केवल जमींदारों, व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों को वोट करने का अधिकार मिला था, न कि सभी वयस्कों को। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन है कि ब्रिटिश शासन में विधायिका जो है ये केवल राष्ट्रवादियों के दबाव की वजह से बनाई गई थी। यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी भी स्टेटमेंट में केवल शब्द आ जाता है तो केवल शब्द जो है उस स्टेटमेंट की दृढ़ता बढ़ा देता है। जैसे आप इसे आसान भाषा से समझिए कि मैं केवल पानी पीता हूँ या मैं केवल रोटी खाता हूँ। तो केवल रोटी का मतलब ये है कि आप ओनली रोटी खाते हैं, ना तो आप कोई सब्जी यूज करते हैं और ना ही उसके साथ कुछ अन्य इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो केवल स्टेटमेंट है वो इसी तरह से है कि ब्रिटिश शासन में जो विधायिका बनाई गई है केवल राष्ट्रवादियों के दबाव की वजह से बनाई गई। ये कहना गलत हो जाएगा। राष्ट्रवादियों का दबाव था ही था, साथ ही साथ उस समय प्रशासनिक नियंत्रण के लिए और कुछ अन्य ऐसे कारण भी थे जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने विधायिका बनाई थी। तो यहाँ थर्ड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी केवल 2 और 3 असत्य है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय शब्दावली का उनके संबंधित अर्थों से मिलान कीजिए। सूची 1 में संसदीय शब्दावली दी गई है और सूची 2 में उनका संबंधित अर्थ दिया गया है। जैसे प्रश्नकाल है, देखिए प्रश्नकाल जो है लोकसभा या राज्यसभा का शुरुआती घंटा होता है, जिसमें कि जो भी संसद सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मंत्रियों द्वारा सांसदों के सवालों का जवाब दिया जाता है। कार्यपालिका के बारे में आप लोग जानते हैं, कानूनों को लागू करने वाली और प्रशासन का संचालन करने वाली जो संस्था होती है उसको कार्यपालिका कहा जाता है। गठबंधन यानी साझा एजेंडे पर कई दलों का जो समूह होता है उसको गठबंधन कहते हैं। विपक्ष यानी ऐसे दल या ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि सरकार नहीं बना पाते हैं या सरकार में शामिल नहीं हो पाते हैं, वो विपक्ष की भूमिका लेते हैं। तो ये विपक्ष का काम क्या होता है, सरकार की जो भी नीतियां होती हैं उनमें कमियां निकालना, सरकार को खामियां बताना कि उनके कौन कौन से कार्य में कौन कौन सी खामियां हैं, ये इनका प्रमुख काम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही वाला जो विकल्प होगा वो होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे देश को समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रतिनिधियों को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अनिवार्य रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होने चाहिए। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान रहे। तो ये काम करता है परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग जो है निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड करता है कि कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर जनसंख्या इतनी इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उन निर्वाचन क्षेत्रों से केवल एक प्रतिनिधि के चयन का सिद्धांत है कि यहाँ पर हमारे केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ना कि 2 प्रतिनिधि। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के सदस्य हों, आप जो इंडिपेंडेंट होकर या निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं। या थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1। छठवां प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है या राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में भी आरक्षण प्रदान करता है। इसे 128 में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य संसद में लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106 में संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए ये कानून बनाया गया है। इसके जरिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है अभी बहुत कम है। लगभग संसद की अगर बात करें मात्र 14% महिलाएं जो वर्तमान लोकसभा में हैं। यानी हमारे यहाँ पर महिलाओं की जितनी आबादी है उसकी तुलना में राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो ना के बराबर है। तो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ये कानून बनाया गया है।
तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। यहाँ पर राज्यसभा और राज्य के जो विधान परिषद हैं उनमें कोई भी आरक्षण देने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। जो नारी शक्ति वंदन विधेयक था, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसके रूप में पेश हुआ था। तो यहाँ सी वाला सही है। इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक जो प्रतिनिधित्व है संसद में उसको बढ़ाना। तो यहाँ पर डी वाला भी सही है। यहाँ पर केवल बी वाला गलत है, तो सही आंसर है आपका बी वाला। 7वां प्रश्न है, संसद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के लिए क्या तर्क है? इन समुदायों के ऐतिहासिक अन्याय को राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से सुधारना, यह सुनिश्चित करना कि उनके विशिष्ट हितों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटें प्रदान करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो अनुसूचित जाति समुदाय वाले से बिलोंग करने वाले लोग हैं या अनुसूचित जनजातियों के समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारे भारत में बहुत लंबे समय तक भेदभाव हुआ है और आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो समुदाय जो है हाशिए पर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो ही नहीं पाए। तो जब हमारा देश लोकतंत्र बन गया, हमारे यहाँ पे संविधान बन गया, तो इन समुदायों के अपलिफ्ट के लिए भी संविधान ने प्रयास किए हैं। तो इन समुदायों के ऐतिहासिक अन्याय को राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से सुधारना, ये भी एक तर्क है। इसी वजह से संसद में इन समुदायों को आरक्षण दिया गया है। यह सुनिश्चित करना कि उनके विशिष्ट हितों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए, यानी इनके इन समाजों के जो मुद्दे हैं उनको संसद में जगह मिल पाए, इस वजह से भी संसद में इन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो सेकंड वाला भी सही है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटें प्रदान करना। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 330 है वो इन समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटें प्रदान करता है। तो यहाँ पर इनका जो रिजर्वेशन है वो इनकी जनसंख्या के अनुपात में हुआ है। वर्तमान में जो शेड्यूल कास्ट समुदाय है उसके 84 मेंबर्स और शेड्यूल ट्राइब्स समुदाय के 47 मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पर आपके लोकसभा में हैं। यानी यहाँ पर 84 और 47 सीटें जो हैं वो SC और ST के लिए लोकसभा में रिजर्व हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन सही है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटें प्रदान करना। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है, संसदीय नियंत्रण के साधनों के संदर्भ में प्रश्नकाल के महत्व पर विचार करें। यह मंत्रियों को उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति सतर्क रखता है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त होता है। वित्त से संबंधित प्रश्न केवल प्रश्नकाल के दौरान ही पूछे जा सकते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संसद का जो शुरुआती जो घंटा होता है प्रश्नकाल का होता है, उसमें जो संसद सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से मंत्रियों की जो व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है इसके प्रति मंत्री सतर्क रहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जब कोई संसद सदस्य मंत्रियों से या सरकार से प्रश्न पूछता है तो ऐसे करके सरकार को अपने काम के लिए भी फीडबैक प्राप्त होता है कि हमने कितना अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। जो वित्त से संबंधित प्रश्न हैं ये प्रश्नकाल में तो पूछे ही जा सकते हैं। इसके अलावा जो वित्त से संबंधित जो चर्चा होती है, बजट पर जो चर्चा होती है, उस दौरान भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कटौती प्रस्ताव पर भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि केवल प्रश्नकाल में ही बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो आंसर है आपका केवल 1 और 2। 9वां प्रश्न है, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। इस कथन का निहितार्थ क्या है? लोकतंत्र एक असफल व्यवस्था है। अलग अलग हितों और अनुभवों वाले समूह एक दूसरे का प्रतिनिधित्व पूर्णतः नहीं कर सकते। संसद में केवल शिक्षित लोगों का ही होना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही एकमात्र समाधान है। देखिए, यहाँ पर जो कथन कहा गया है ये वास्तव में कहीं ना कहीं सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग डिफरेंट पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। यानी हमारी जो धर्म है या हमारी जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें दलित, आदिवासी, महिला या अल्पसंख्यक समुदाय की अगर हम बात करें तो इनके जीवन के अनुभव, इनके जीवन की समस्याएं अलग हैं। वहीं सवर्ण तबके की बात करें तो सवर्ण तबके के जीवन के अनुभव, उनकी समस्याएं अलग हैं। कॉर्पोरेट लेवल पर जो जुड़े हुए इंसान हैं या बिजनेसमैन हैं उनके जीवन की समस्याएं अलग हैं।
तो यहाँ पर अगर हम ये अपेक्षा कर लेते हैं कि मान लीजिए, एक इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए कोई एक प्रकार का व्यक्ति चला जाता है, मान लीजिए दलित व्यक्ति संसद में चला जाए, तो दलित व्यक्ति को अपने अनुभव तो पता है, लेकिन बाद बाकी जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो कैसा फील करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या उन्हें अपेक्षाएं हैं देश से, तो वो उनके बारे में नहीं जानता है। ऐसे सवर्ण समाज का व्यक्ति, मान लीजिए सवर्ण समाज का प्रतिनिधि संसद में पहुंच गया, तो उसे सवर्ण समाज का तो पता है कि सवर्ण समाज ने क्या क्या झेला है, किन किन चीज़ों को लेकर वो फेस कर रहे हैं, वो सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। उसे दलितों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, कैसे दलित संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से उनका अपमान हो रहा है, उसे उन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं होगा। तो यहाँ पर बी वाला कथन इस आधार पर सही हो जाएगा कि अलग अलग हितों और अनुभवों वाले समूह एक दूसरे का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि सभी प्रकार के जो सभी समुदाय हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व संसद में हो, ताकि सभी समुदाय अपनी बात संसद में रख सकें। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 10वां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया गया है, भारत में कार्यपालिका का चयन करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, कारण कार्यपालिका के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जा सकते हैं। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कार्यपालिका का चुनाव, कार्यपालिका यानी सरकार का चुनाव। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है, बहुमत का मतलब जो 543 सीटें हैं, 543 सीटों की आधी से अधिक सीटें यानी 272 सीटें ये जो भी पार्टी या गठबंधन प्राप्त कर लेता है, तो वही दल जो है सरकार बनाता है। तो सरकार जो है कार्यपालिका है। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि भारत में कार्यपालिका का चयन करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जा सकते हैं, ये कारण जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए, अधिकांशतः लोकसभा के मेंबर इसमें होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, राज्यसभा से भी इसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कारण जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 11वां प्रश्न है, गठबंधन सरकार की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकार को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चलने के लिए मजबूर करती है। इसमें किसी एक दल की विचारधारा का वर्चस्व कम हो जाता है। गठबंधन सरकारें अक्सर क्षेत्रीय दलों की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। ये गठबंधन तब होता है कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चलने के लिए राजी होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी को संसद में बहुमत नहीं मिल पा रहा है या किसी भी पार्टी को राज्य विधानसभा में बहुमत में नहीं मिल पा रहा है, तो वो अन्य पार्टियों से कुछ चीज़ों को लेकर आम सहमति बनाती है, उसके बाद उनका गठबंधन होता है। तो यह सरकार को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चलने के लिए मजबूर करती है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर यह गठबंधन में ये भी होता है कि यहाँ पर किसी एक पार्टी विशेष का वर्चस्व नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सामंजस्य से सरकार चलती है। तो यहाँ पर जो अन्य सहयोगी दल हैं उनकी भी सुननी पड़ती है। तो यहाँ पर कोई एक पार्टी जो है अपनी हुकूमत नहीं चला पाती है, बल्कि सभी जो गठबंधन में शामिल दल होते हैं उन सभी का वर्चस्व रहता है, उन सभी के बीच एक सामंजस्य बना रहता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। क्योंकि गठबंधन सरकारों में अक्सर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि जब बड़ी पार्टियां सरकार या बहुमत में नहीं आ पाती हैं, सरकार नहीं बना पाती हैं, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल होते हैं जिनके एक या दो विधायक या दो तीन सांसद केवल होते हैं, तो उनको भी तवज्जो दी जाती है, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। और जब ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई जाती है तो क्षेत्रीय दलों की मांग भी अक्सर संवेदनशील मानी जाती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी वाला, यानी कि 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है, शून्यकाल यानी 0 आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद की कार्यवाही का वह समय है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। इसका उल्लेख भारत के संविधान या संसदीय नियमों की प्रक्रिया में नहीं है। यह एक भारतीय नवाचार है। इसमें सांसद पूर्व सूचना देकर लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। आमतौर पर दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है, इसी वजह से इसको शून्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, यानी यह संसद की कार्यवाही का वह समय है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है।
हालांकि इसका संविधान या संसदीय नियमों की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। 1962 से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तब से ये लगातार चली आ रही है। तो ये भारतीय नवाचार है एक तरह से। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। शून्यकाल में जो सांसद हैं या जो मेंबर्स हैं, ये बिना किसी पूर्व सूचना के जो लोक महत्व के मुद्दे होते हैं उनको उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले से सूचना नहीं देनी पड़ती है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि इन्हें पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शून्यकाल में कोई भी लोक महत्व का जो विषय है बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2। 13वां प्रश्न है, कथन दिया गया है भारतीय संसद को एक सतत संस्था माना जाता है, कारण राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य कभी भी एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब ये प्रश्न जो है समझ में आएगा। इस तरह के प्रश्न अगर यूपीएससी में पूछे जाते हैं तो अक्सर अभ्यर्थी जो है ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर करना क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है या 5 साल से पहले अगर बहुमत समाप्त हो जाता है राजनीतिक दल का तो लोकसभा भंग की जा सकती है। तो लोकसभा यहाँ पर एक अस्थायी सदन है, ना कि स्थायी सदन। जबकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है और हर 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल पे यहाँ पे रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। तो राज्यसभा कभी ना भंग होने वाला सदन है। संसद की प्रक्रिया क्या कहती है? संसद की प्रक्रिया ये कहती है कि जब तक दोनों सदन प्रॉपर नहीं चल रहे होंगे तब तक देश को लेकर कोई प्रॉपर कानून नहीं बनाया जा सकता है, देश को लेकर कोई अहम कानून पारित नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर लोकसभा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि केवल राज्यसभा के सहारे संसद की प्रक्रिया चल पाएगी, ये कहना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कारण तो सही है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य जो हैं कभी भी एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। 14वां प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुमत दल का नेता ही सामान्यतः प्रधानमंत्री बनता है। यदि किसी दल को बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति गठबंधन सरकार बनाने का अवसर दे सकते हैं। बहुमत दल के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। बहुमत खोने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए परंपरा लोकसभा में यही है कि जो बहुमत वाला दल होता है वही सरकार बनाता है और बहुमत वाले दल का जो मुखिया होता है, नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। यदि किसी दल को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा उस समय पार्टी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं उससे आग्रह करती है कि आप गठबंधन सरकार बनाएं। तो यहाँ पर बी वाला भी सही है। यहाँ पर सी वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए बहुमत प्राप्त करने वाले दल के जो सभी मेंबर्स हैं ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 2003 में, इसमें ये बात स्पष्ट कह दी गई है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है इसके 15% की ही कार्यपालिका बनेगी। इसमें से 15% लोग ही कार्यपालिका में रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 543 में से आप पूरे 543 को मंत्री बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या 272 में से 272 को मंत्री बना दें, ये पॉसिबल नहीं है। यानी जो भी संसद सदस्य हैं, यानी जो भी आपकी सदस्य संख्या है उसका केवल 15%, उनमें से केवल 15% ही लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, कार्यपालिका में भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा। ये डी वाला बिल्कुल सही है कि बहुमत खोने की स्थिति में जो सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। 15वां प्रश्न है, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समाज के सभी वर्गों विशेषकर हाशिए के समूहों की उचित हिस्सेदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपनी जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह होना, केवल शिक्षित और उच्च आय वाले लोगों का ही चुनाव लड़ना। देखिए प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के सभी तबके इसमें हिस्सेदारी निभाएं। तो समाज के जो सभी वर्ग हैं, खास करके जो हाशिए वाले वर्ग हैं
जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के जो वर्ग हैं, इनको भी समुचित हिस्सेदारी मिले। निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपनी जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह होना है। जो भी जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है वो प्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनशील रहें या जवाबदेह रहें। ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद वो अपनी जनता की खबर ही ना लें, अपने संसदीय क्षेत्र को देखने ही ना जाएं, ऐसा ना हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है यही होता है। यहाँ पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल शिक्षित और उच्च आय वाले लोगों का ही चुनाव लड़ना, ये गलत है। भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो भी लोकसभा, राज्यसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा या फिर जो आपके पंचायत के इलेक्शन में जो एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर वो फुलफिल कर रहा है या जो वहाँ पर जो क्राइटेरिया मांगा गया है, जैसे राज्य का, आप किसी राज्य का चुनाव लड़ना है तो वहाँ का जो क्राइटेरिया है अगर वो आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन हो तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, आप जो है उच्च आय वाले हों, आपके पास अच्छी खासी इनकम हो तभी आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला, केवल 1 और 2। 16वां प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की खामियों को उजागर करते हैं, वे अपनी वैकल्पिक नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, वे प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से तीखे सवाल पूछकर उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिना एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष के कोई भी जो संसदीय लोकतंत्र है ये भीड़ तंत्र या तानाशाही की तरफ मुड़ सकता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि कोई भी सरकार बने, लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ताकि विपक्ष जो है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको उजागर कर सके और विपक्ष जो है अपनी जो वैकल्पिक नीतियां इनके लिए जन समर्थन जुटा सके। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान ये जो सरकार के मंत्री हैं उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर, नीतियों को लेकर तीखे सवाल पूछ सकें ताकि वो जवाबदेह बन सकें। तो यहाँ पर ये सभी कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2, 3 और सभी। 17वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबसे सख्त पक्ष क्या है? यह चुनाव प्रक्रिया को जटिल बनाता है, यह नागरिकों में राजनीतिक समानता और आत्मसम्मान की भावना जागृत करता है, यह केवल धनी लोगों को सत्ता में पहुंचाता है, यह औपनिवेशिक शासन की नीतियों का समर्थन करता है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या है कि 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो वोट डालने का अधिकार रखता है। तो ये चुनाव प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाता है बल्कि आसान बनाता है। तो यहाँ ए वाला गलत हो जाएगा। सबसे अहम रोल क्या है? देखिए, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान करता है। भले नागरिकों का जो जीवन स्तर है, यानी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्तर कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, IAS अधिकारी हो या कोई बिजनेसमैन हो, सभी की वोट वैल्यू समान है। तो यह नागरिकों में राजनीतिक समानता और आत्मसम्मान की जो भावना है ये जागृत करता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के वोट की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर राजनीतिक समानता स्थापित हो रही है। सी वाला गलत है, केवल धनी लोगों की सत्ता में को पहुंचाता ही गलत है। और औपनिवेशिक शासन की नीतियां क्यों लागू करेंगे जबकि हमारे पास स्वतंत्र संविधान है? तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है, तो आंसर है आपका बी वाला। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों पर विचार करें। कार्यपालिका विधायिका का ही एक हिस्सा है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। भारत में पूर्णतः शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्यपालिका कहीं और से नहीं आई है, बल्कि विधायिका में से कुछ लोग कार्यपालिका के लिए चुने जाते हैं जो कि कानूनों को लागू करवाते हैं और प्रशासन को चलाते हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन सही है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जवाबदेह होती है, क्योंकि विधायिका जो है समय समय पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछती है जिसके इन्हें जवाब देने पड़ते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला भी सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण है वो अमेरिकी संविधान जैसा नहीं है। अमेरिकी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण जो है वो एकदम अलग है, एकदम अलगाव वाली स्थिति है कि कोई किसी के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा। यानी वहाँ पर अगर कार्यपालिका विधायिका से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखती है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में यहाँ पर अवरोध और संतुलन वाला सिद्धांत अपनाया जाता है। चूंकि जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ाव रहता है।
तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन जो कहा जा रहा है इसमें कि भारत में पूर्णतः शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, यहाँ पे गलत कोई नहीं है। तो आंसर होगा डी वाला, यानी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। 19वां प्रश्न है, संसद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा के संदर्भ में सही मिलान चुनें। लोकसभा 18 वर्ष, राज्यसभा 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 30 वर्ष, राज्यसभा 35 वर्ष, लोकसभा 21 वर्ष, राज्यसभा 25 वर्ष। देखिए संविधान का अनुच्छेद 84, तो इस अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 20वां प्रश्न है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने संसद की संरचना में क्या बदलाव किया? राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ा दी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया। देखिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, ये लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय की जो 2 सीटें थी जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इनकी व्यवस्था को समाप्त करना है। यानी कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा में ऐसे एंग्लो इंडियन समुदाय की जो 2 सदस्यों की मनोनयन की व्यवस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 21वां प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा की वर्तमान स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा की कुल सीटें बढ़ जाएंगी, लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, चुनाव प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष होंगे, केवल महिलाएं ही मतदान कर सकेंगी। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसमें कहा गया है कि इसके जरिए लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधायिका का नहीं है? कानून बनाना, बजट पारित करना, कानूनों को लागू करना और प्रशासन चलाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। देखिए विधायिका का काम होता है कानून बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका पर लगाम लगा के रखना, यानी नियंत्रण रखना। लेकिन कानूनों को लागू करना और प्रशासन चलाने का जो काम होता है, ये कार्यपालिका का होता है, ना कि विधायिका का। तो यहां पर हमारा सही वाला आंसर है सी वाला। 23वां प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को चुनते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्यसभा की जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 245 है। इसमें से 233 सदस्य जो है निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो मनोनयन है, यानी जो नॉमिनेशन है, ये व्यक्तियों के साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर इनका मनोनयन होता है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। देखिए यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में शामिल नहीं होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में ये लोग शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में केवल और केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 24वां प्रश्न है, भारतीय संसद की कानून निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद केवल संघ सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती है। विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन आपका जो है ये सही है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले वाले स्टेटमेंट में फिर से केवल शब्द आ गया है। केवल का मतलब है कि संसद केवल और केवल संघ सूची पर ही कानून बनाएगी, किसी अन्य सूची पर कानून नहीं बनाएगी, जबकि ये पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संसद जो है न केवल संघ सूची पर बल्कि संवर्धित सूची पर भी कानून बना सकती है
और अगर राज्य अनुरोध करते हैं तो राज्यों के अनुरोध पर ये राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, यानी आपातकाल की लगा हो या राज्य अनुरोध करें तो यहाँ विशेष परिस्थिति हो गई, तो ऐसे में ये राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। हालांकि संसद द्वारा जो पारित कोई भी कानून अगर वो संवैधानिक ढांचे को नष्ट कर रहा है, संविधान की मूल संरचना पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसे न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर है यहाँ पर बी वाला, केवल 2 और 3। 25वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका चुनाव केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन सदन की अध्यक्षता करते हैं, उनके पास धन विधेयक पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है, वह अपना इस्तीफा भारत के प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। देखिए यहाँ पर राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि उनका चुनाव केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है कि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन सदन की अध्यक्षता करते हैं। जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब क्या है? पदेन शब्द आ रहा है, पदेन का मतलब ये कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो रहा है लेकिन वो अपने पद के साथ साथ कोई दूसरा पद भी ग्रहण कर रहा है। यानी उपराष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ, अब उपराष्ट्रपति तो बन गया है, उसके साथ साथ उसको जो है राज्यसभा का कार्यभार भी मिल गया, राज्यसभा के सभापति का कार्यभार भी मिल गया। तो इसी वजह से उसको पदेन सभापति कहा जाता है, यानी एक पद पर रहते हुए दूसरे पद को भी धारण करना। तो ये जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन सदन की अध्यक्षता करता है, यानी पदेन सभापति होता है। यहाँ पर सी वाला जो कथन है ये गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, न कि राज्यसभा के सभापति के पास। तो यहाँ पर सी वाला भी गलत है। यहाँ पर डी वाला भी गलत है, यानी ये अपना इस्तीफा जो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी ये अपना इस्तीफा अगर इसे देना है तो ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा, ना कि प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर जो सही वाला है वो है बी वाला, तो आंसर है आपका बी। 26वां प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिया गया है संसद में क्षेत्रीय दलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, कारण प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के हितों को आवाज देना अनिवार्य है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि संसद में क्षेत्रीय दलों की जो संख्या है वर्तमान में उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, लगातार उसमें वृद्धि हुई है। इसका जो सबसे अहम कारण है, इसके पीछे एक तर्क जो है वो लोकतांत्रिक सरकार का होना है, लोकतंत्र का होना है। क्षेत्रीय दलों की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह अपने स्थानीय हितों की रक्षा के लिए अपने बीच से प्रतिनिधियों को चुन सकें। तो इसी वजह से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि संसद में क्षेत्रीय दलों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर है आपका ए वाला। 27वां प्रश्न है, संसद में शून्यकाल जीरो आवर का समय कब होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद, संसद सत्र शुरू होने के 1 घंटे पहले, सदन की कार्यवाही समाप्त होने के अंत में, केवल लंच ब्रेक के दौरान। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके ठीक बाद शून्यकाल आरंभ हो जाता है। तो ये जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है, तो आंसर है आपका ए वाला। 28वां प्रश्न है, गठबंधन सरकार के दौर में संसद की भूमिका के बारे में क्या सही है? संसद कमजोर हो जाती है क्योंकि कोई भी फैसला नहीं लिया जा पाता, यह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संवाद और सहमति की गुंजाइश बढ़ाती है, क्षेत्रीय दलों का महत्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है, प्रधानमंत्री की शक्तियां असीमित हो जाती हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई भी दल या कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो यहाँ पर विभिन्न पार्टियाँ आपस में साथ आकर एक साझा एजेंडे पर अपनी सरकार बनाती हैं,
और जब साझा मुद्दे पर या साझा कार्यक्रम पर सरकार बनाई जाती है तो यहाँ पर एक समन्वय होता है, सामंजस्य होता है। यहाँ पर कोई एक दल जो है अपने अतिवादी विचार नहीं रख पाता है, यानी सभी की बात यहाँ पर सुननी पड़ती है। जो भी गठबंधन में दल शामिल हैं उन सभी दलों को महत्व देना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर ये कहना गलत है कि संसद कमज़ोर हो जाएगी और कोई भी फैसला नहीं ले पाएगा, ये गलत है। यानी इसका फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो अधिक समावेशी होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला गलत हो जाएगा। बी वाला यहाँ सही है कि यह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संवाद और सहमति की गुंजाइश बढ़ाती है। यानी जब गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसे में जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं, चाहे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, इन सब के बीच में एक आपसी समझ, सहमति बनती है। सी वाला यहाँ पर गलत है और डी वाला भी गलत है। यहाँ पर केवल बी वाला सही है, तो आंसर है आपका बी वाला। 29वां प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? सरकार को हर हाल में गिराना, संसद की कार्यवाही में भाग न लेना, केवल अपने दल के प्रचार पर ध्यान देना, सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना करना और जनता को जागरूक करना। तो यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका है वो है सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना करना और जनता को जागरूक करना। तो आंसर है आपका डी वाला। 30वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि है वो 6 वर्ष होती है। वहीं लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अवधि 5 साल होती है। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 31वां प्रश्न है, सरकार शब्द का संवैधानिक अर्थ अक्सर किस अंग से जोड़ा जाता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस या मीडिया, चुनाव आयोग। तो हम लोग इसका जो अर्थ जोड़ते हैं वो कार्यपालिका के साथ जोड़ते हैं। अक्सर कार्यपालिका को सरकार कहा जाता है। तो सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, भारत में किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? 1999, 2004, 2009, 2014। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे भारत में ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया था। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 33वां प्रश्न है, ईवीएम के इस्तेमाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रयोग से मतपत्रों की छपाई में होने वाले भारी कागज की बचत होती है। 2004 के आम चुनाव में इसके प्रयोग से लगभग 1.5 लाख पेड़ों को कटने से बचाया गया। ईवीएम के कारण मतों की गणना की प्रक्रिया जो है तेज और सटीक हो गई है। तो यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से जो पुराने ज़माने में पहले मतपत्रों के जरिए वोट पड़ते थे तो मतपत्रों की छपाई भी होती थी। तो छपाई होने में एक तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, कागज़ भी लगता था, धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो यहाँ पर कागज़ की बचत भी है, समय की बचत भी है और धन की बचत भी हो रही है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 2004 से जब से ईवीएम पूरे देश में लागू हुई है तब से इसका फ़ायदा ये हुआ है, इसके प्रयोग से लगभग 1.5 लाख पेड़ कटने से बच गए हैं। तो यहाँ पर 2004 में इसके प्रयोग से क्या हुआ, उस समय लगभग 1.5 लाख पेड़ जो कि कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले थे वो कटने से बच गए। ईवीएम का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि यहाँ पर वोट खराब नहीं होता है, मतों की गणना बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, कंप्यूटराइज है। तो जैसे ही कंप्यूटर में लगाएंगे तुरंत आ जाता है किसके फेवर में कितने वोट पड़े हैं। तो मतों की गणना तेज़ी से हो जाती है और सटीक भी होती है, यानी यहाँ पर एरर का कोई चांस ही नहीं है, कोई भी यहाँ पे एरर होने का चांस नहीं है। जबकि जो मतपत्र होते हैं, जो मैनुअल वाले मतपत्र हैं, कागज़ वाले मतपत्र हैं, उनमें कई मतपत्र खराब भी हो जाते हैं स्याही से। कई बार जो है मैनुअल काउंटिंग में जो है कई मतपत्र गायब भी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो वहाँ पे समय भी लगता है बहुत ज़्यादा और गणना भी सटीक नहीं हो पाती है। तो ईवीएम के आने से जो है गणना सटीक हो पाई है और तीव्र गति से हो पाई है। तो यहाँ पर ये सभी कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2, 3 और सभी। 34वां प्रश्न है, वर्तमान में संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा 543, राज्यसभा 245, लोकसभा 550, राज्यसभा 250, लोकसभा 245, राज्यसभा 543, लोकसभा 545, राज्यसभा 243। देखिए, यहाँ पर बात की गई वर्तमान में संसद में। यहाँ पर संसद की जो
लोकसभा और राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है, ये लोकसभा की कितनी है? 550 है अधिकतम संख्या, और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्तमान पूछा गया है, प्रेजेंट में कितनी है, तो प्रेजेंट में लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला। 35वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव किस अवधि के दौरान आयोजित किए गए थे? 1947 से 1948, 1950 से 1951, 1951 से 1952 और 1952 से 1953। देखिए, भारत का जो पहला आम चुनाव है ये 25 अक्टूबर 1951, तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में आयोजित किए गए थे। तो अक्सर जो है, जो बाद वाला साल है 1952, इसको काउंट कर लिया जाता है, यानी इसको 1952 को ही विकल्प के रूप में रख देते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से विजय हासिल की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 14, 15। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। 37वां प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 77, 79, 84, 95। तो आपका जो संविधान का अनुच्छेद 330 है, इसके अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उनकी जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो वर्तमान में जो है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें रिजर्व हैं। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 38वां प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 41, 47, 52, 84। तो ये जो हैं 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार संयुक्त करके भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में एससी और एसटी समुदाय के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुल कितनी हुई? ये 131 सीटें होती हैं, यानी कुल 131 सीटें जो है एससी और एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्व की गई हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है बी वाला। 39वां प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? 245, 250, 272 या 543? देखिए, बहुमत हासिल करने के लिए आधे से एक अधिक मेंबर्स होने चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में अभी वर्तमान में 543 सदस्य हैं। तो 543 का आधा कितना होगा? ये होगा 271.5। तो इसको पूरी रूप से संख्या में अगर लिखेंगे तो 272 हो जाएंगे। यानी किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत में आने के लिए 272 यहाँ पर मेंबर चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 40वां प्रश्न है, संसद में विपक्षी दल किसे कहा जाता है? जो सरकार का समर्थन करते हैं, बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल, जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जो निर्दलीय चुने जाते हैं। तो देखिए, बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले जो सभी राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्ष बोले जाते हैं। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। 41वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? भारत की जनता, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भारत की जनता सीधे नहीं करती है, बल्कि इनका निर्वाचन इनडायरेक्ट वे में होता है। इनका निर्वाचन जो है राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो एमएलए हैं, वो करते हैं। तो इनमें जो है राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए और जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो ये लोग इनके निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 42वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की ताकत क्या है? जैसा कि इस अध्याय के अंत में संकेत दिया गया है, संसद में सेना का हस्तक्षेप न होना,
केवल एक ही दल का लंबे समय तक शासन करना, जनता का चुपचाप सरकार के फैसलों को मानना, मुश्किल और अनसुलझे सवाल पूछने की क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आस्था। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार बेलगाम नहीं है। यहाँ पर कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है और विधायिका जो है जनता के प्रति जवाबदेह है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कार्यपालिका अपनी मनमर्जी से जो मन में आएगा वो करते जाएगी, ऐसा नहीं कर सकती। कार्यपालिका को विधायिका से परमिशन लेनी पड़ती है और विधायिका को जनता से, यानी विधायिका में जो लोग चुनकर जाते हैं उन्हें जनता चुनती है। अगर मान लीजिए अभी वो मनमानी करेंगे तो आगामी इलेक्शन में जनता उन्हें पद से हटा के बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो यहाँ पर सबसे सटीक जो आंसर है वो है डी वाला। यानी हमारे यहाँ पर लोकतंत्र की ताकत क्या है? मुश्किल और अनसुलझे सवाल पूछने की क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आस्था। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। 43वां प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्थ ब्लॉक की बात करें तो देखिए, नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय आते हैं। यानी यहाँ पर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो है नॉर्थ ब्लॉक में है। वहीं साउथ ब्लॉक में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर मौजूद हैं। तो यहाँ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों बदल कर लिखे गए हैं, इसी वजह से दोनों गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा असत्य है। यहाँ पर केवल 2 और 3 असत्य है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी वाला, केवल 2 और 3। 44वां प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्रालय। देखिए, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जो हैं ये नॉर्थ ब्लॉक में है, ये नॉर्थ में पड़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ये साउथ ब्लॉक में स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 45वां प्रश्न है, भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे दोनों सदनों में निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर चूंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें जनता सीधे तौर पर चुनकर लोकसभा में भेजती है, इसी वजह से लोकसभा जो है संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यपालिका का चुनाव करना यानी सरकार का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर कोई दल, राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे दोनों सदनों में नहीं, केवल लोकसभा में, उसे जो है लोकसभा में निर्वाचित सांसदों में बहुमत मिलना चाहिए। तो यहाँ सी वाला गलत हो जाएगा। और बहुमत के लिए क्या जरूरी है? लोकसभा में 272 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। तो आंसर है आपका सी। 46वां प्रश्न है, संसद के उच्च सदन राज्यसभा के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन करता है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी मिलना जरूरी नहीं है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। राज्यसभा जो है ये देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें की विधानसभाएं मौजूद हैं उनके निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर बी वाला सही है। यह सदन जो है लोकसभा के द्वारा पारित जो किए गए प्रस्ताव या विधेयक हैं उनकी समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन भी करता है। देखिए, कोई भी विधेयक या प्रस्ताव तब तक पारित नहीं हो सकता है जब तक कि उससे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर राज्यसभा से मंजूरी लेना जरूरी है। अधिकांश में मंजूरी लेना जरूरी है, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं।
अपवाद जैसे हैं, जैसे कि धन विधेयक है, तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति यहाँ सीमित है, राज्यसभा इसको केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो गलत वाला आंसर है वो है डी वाला। 47वां प्रश्न है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा रिक्त स्थान से शुरू होता है, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा है ये प्रश्नकाल के लिए आरक्षित होता है और आमतौर पर यह सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 48वां प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। तो संसद जो है देश की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4, 12। देखिए यहाँ पे प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था वो 2013 का साल था और उस समय जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, जो कि 2019 में लागू हुआ था, वो समय नहीं पारित हुआ था। तो उस समय के हिसाब से तो यहाँ पर आंसर होगा 2। लेकिन अभी हम चूंकि ये जो सीरीज कर रहे हैं ये 2026 में कर रहे हैं और 2026 में आप लोग जानते हैं कि अब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हो चुका है, जिसके तहत जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें थीं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था वो अब समाप्त कर दी गई व्यवस्था। तो यहाँ पर अब आंसर इसका जो होगा वो होगा एक भी नहीं, तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 50वां प्रश्न है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान निर्माण हुआ है, तो संविधान निर्माण से पहले हमारे देश के जो हालात रहे हैं वो आप लोग इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमने लगभग 200 सालों तक औपनिवेशिक शासन को झेला है और औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों का जमकर शोषण हुआ है, दमन हुआ है। धीरे धीरे करके औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी लामबंद हुए हैं और अंततः हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली है। 1947 में देश आज़ाद हो गया है। जिस समय देश आज़ाद हुआ है उसी समय संविधान निर्माण का कार्य भी चल रहा था। तो हमारे यहाँ संविधान सभा के मन में एक बात क्लियर थी कि हमें भारतीयों के लिए कैसा संविधान बनाना है, कौन कौन से अधिकार शामिल करने हैं, कहाँ कहाँ पर स्वतंत्रता देनी है। तो ये जो चीज़ें संविधान में डाली गई, इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ से आया है? ये उपनिवेश से आया है। यानी हमने जो औपनिवेशिक शासन झेला है उसका इस पर गहरा असर पड़ा। तो उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 51वां प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम रिक्त स्थान हो सकते हैं 225 सदस्य, 235 सदस्य, 245 सदस्य, 260 सदस्य। देखिए यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, ये सीटेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और सीटेट वाले बहुत ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जाते हैं, वो केवल ऊपर ऊपर से प्रश्न उठा लेते हैं। अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये प्रश्न जो है एक तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है। उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। 245 सदस्यों में 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे सदस्य संख्या जो हो जाती है वो 245 हो जाती है। तो वर्तमान में राज्यसभा में जो है 245 सदस्य हैं और ये सदस्य संख्या के बारे में आर्टिकल 80 में या आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया भी गया, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया भी गया है। तो आंसर है आपका सी वाला। 52वां प्रश्न है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियां निहित या प्रदान हैं। देखिए संसद के पास पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है। उसका रीजन ये है कि संसद को ये शक्ति मिलती है और जनता से मिलती है। संसद का जो सदन है, निम्न सदन लोकसभा, जिसको जनता का सदन कहा जाता है, यहाँ पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं
जो कि जनता की ओर से यहाँ पर निर्णय लेते हैं और आगे जाकर यहाँ पर सरकार बनाते हैं। तो चूंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 53वां प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य रिक्त स्थान है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। कार्यकारी का मतलब कार्यपालिका, अक्सर हम सरकार के संदर्भ में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कार्यकारी का कार्य होता है जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करना और प्रशासन संभालना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी वाला, यानी संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। 54वां प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहला जो घंटा होता है प्रश्नकाल का होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो कथन है ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार जो है संसद की अनुमति के बिना ना तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और ना ही जो संचित निधि है उससे कोई धन निकाल सकती है। यानी यहाँ पर सरकार को संसद में बजट पेश करना होता है, उसे पारित करवाना होता है, तभी यहाँ पर सरकार जो है धन का उपयोग कर पाती है। तो यहाँ पर ए वाला कथन गलत हो जाएगा और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, तो ए वाला सत्य नहीं है, यही आपका आंसर होगा। 55वां प्रश्न है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। देखिए, जब चुनाव के बाद राज्य की विधानसभा या लोकसभा में किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं होता है तो वो अन्य दलों के साथ समझौता करते हैं, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार की बनी हुई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 56वां प्रश्न है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संसद का जो सबसे पहला सत्र होता है उसका जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल का होता है। तो प्रश्नकाल के दौरान जो सांसद सदस्य होते हैं वो सरकार से यानी कार्यपालिका से सवाल पूछते हैं और उसके जवाब कौन देते हैं? जो कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं उसके जवाब देते हैं। तो ये पहला वाला यहाँ पे कथन सही है कि सांसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्नकाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए जो है विधायिका जो है कार्यकारिणी पर या कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका को अपने किए हुए कार्यों के लिए यहाँ जवाब देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। जी नहीं, विधायिका जो है ये कार्यकारिणी को नियंत्रित करती है, क्योंकि विधायिका जो है यहाँ पर कार्यकारिणी से सवाल पूछती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर होगा आपका सी, यानी कि पहला वाला सही है और सेकंड गलत है। 57वां प्रश्न है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें स्पष्ट रूप से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो हमारे यहाँ की जो सरकार है ये लोकतांत्रिक सरकार है। देखिए, जो अध्यक्षात्मक सरकार है इसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और वह विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं या जवाबदेह नहीं होता है, जैसे कि अमेरिका की सरकार। तो अमेरिका की सरकार जो है अध्यक्षात्मक सरकार है। साम्यवादी सरकार की बात करें तो इसमें केवल एक ही दल का शासन होता है और इस तरह की सरकार जो है चीन में है। पूंजीवाद का मतलब यह है कि ऐसी सरकार जहां पर केवल निजी पूंजी को या निजी संपत्ति का बोलबाला हो, आर्थिक संसाधनों पर ही फोकस किया जाए मेनली, यानी बिजनेसमैन का ही बोलबाला हो, तो उस तरह की सरकार को पूंजीवादी सरकार कहा जाता है। तो हमारे भारत की सरकार पूंजीवादी नहीं है, हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है। तो यहाँ पर आपका सही वाला जो आंसर है वो है बी वाला।
58वां प्रश्न है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है निर्वाचित प्रतिनिधि देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। जिसका सही आंसर होगा कि लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर है आपका सी वाला। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। देखिए, भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में जिस दल या गठबंधन के पास बहुमत होता है उसके नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वही सदन में जो है सत्ताधारी दल का मुख्य नेता होता है या सदन का नेता बोला जाता है इसको। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला, यानी कि प्रधानमंत्री। 60वां प्रश्न है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है देश का प्रत्येक नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चाहे वो राज्य की विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसके लिए अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और यही प्रतिनिधि जो है हमारी ओर से जाकर राज्य की विधानसभा में या लोकसभा में वहाँ पर जाकर हमारी ओर से निर्णय लेते हैं। तो ये जो है विधायिका कहलाते हैं, यानी क्योंकि ये कानून निर्माण कर रहे हैं तो कानून निर्माण करने की वजह से इनको विधायिका कहा जाता है। तो नागरिकों द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो कि लोकसभा या राज्य की विधानसभा में जाते हैं, ये विधायिका के अंग हैं, यानी विधायिका कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 61वां प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में भी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप में है, यानी हम लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि जो है हमारी ओर से जाकर निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर जो सरकारें हैं ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट हों, यहाँ पे हम हर 5 साल बाद सरकार बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके निर्वाचन प्रक्रिया में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं या जिन राज्यों में, जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभाएं मौजूद हैं, उनके जो विधायक हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला, यानी विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। 63वां प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। देखिए, हम लोगों ने जो है संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में हम लोग देख पा रहे हैं कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है जिसको जनता का हाउस कहा जाता है, यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं इनमें से एक समूह जो है बहुमत वाला जो होता है वो सरकार बनाता है, वो कार्यपालिका की भूमिका में आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। और ये जो संसदीय व्यवस्था ली गई है ये ब्रिटेन से ली गई है। संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां डिवाइड की गई हैं कि भाई ये वाली शक्तियां केंद्र के लिए हैं और ये वाली राज्य के लिए हैं। तो ये जो व्यवस्था संघीय वाली जो व्यवस्था है वो यूएसए से ली गई है। तो हमारे संविधान की बात करें, हमारी शासन प्रणाली की बात करें तो हमारी शासन प्रणाली संसदीय भी है और संघीय भी है। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। 64वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 48, 84, 47, 74। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में
84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रखे गए हैं। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 65वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। देखिए, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का जो चयन है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी जो सांसद हैं, इनके माध्यम से होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उस बहुमत वाले दल में से ही लोग अपना नेता चुनते हैं और वही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है। तो इसका चुनाव जो है सांसद करते हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 66वां प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। देखिए, ये प्रश्न जो है सीटेट 2018 में पूछा गया था। उस समय 2014 के बाद वाली जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल चल रहा था। तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो लोकसभा का कार्यकाल रहा है वो 16वीं लोकसभा थी। इसके बाद 2019 से लेकर 2024 तक जो है 17वीं रही है। अभी वर्तमान में आपकी 2024 से लेकर जो अब तक चल रही है, जो 29 तक चलेगी, ये वाली लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, वर्तमान लोकसभा की भी बात ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 2014 के बाद लिखा हुआ है, तो उस समय ये 16वीं थी। अगर यहाँ पे लिखा होता 2024 लिखा होता तो ये अभी 18वीं चल रही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 67वां प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो यहां पर सही आंसर है आपका ए वाला। 68वां प्रश्न है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। आपको यहां पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, यहां पर लोकसभा में ऐसे ही सरकार नहीं बनती है। उसके लिए लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे अभी निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है, तो इसका आधे से अधिक चाहिए। यानी इसका आधा कितना होता है? 271.5 होता है। तो इससे अधिक का मतलब कितना हो गया? 272। यानी जिस भी दल के पास 272 प्लस सीटें होंगी वो अपनी सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल सरकार बना लेगा। यहाँ पर सरकार वही बना पाएगा जिसके पास ये वाला बहुमत होगा। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला सही है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये संसद के तीनों अंग हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा आपका ए वाला, यानी केवल बी सही है। 69वां प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 1, 2, 0 या 4? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह प्रश्न भी जो है पुराना है, 2019 में पूछा गया है और उस समय तक जो आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो लागू नहीं हुआ था। तो अभी ये लागू हो चुका है। तो वर्तमान के हिसाब से अगर इसका उत्तर देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0। तो आंसर है आपका सी वाला। 70वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि भारत में सरकार लोग जो हैं वो डायरेक्ट नहीं चलाते हैं, इनडायरेक्ट वे में चलाते हैं। यानी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है उनकी ओर से आगे जाकर निर्णय लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपनाया है, जिसके तहत लोग अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में हिस्सेदारी करते हैं। यहाँ पर सी वाला कथन बिल्कुल सही है कि आज़ादी से पहले, भारतीय स्वतंत्रता से पहले हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा, छोटी सी आबादी का हिस्सा जो है वो मतदान का अधिकार रखता था। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बी वाला जो है गलत हो जाएगा। देखिए, देश में जो पहला मतदान हुआ है या पहले आम चुनाव हुए हैं वो 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए हैं और ये जो है 21 फरवरी 1952 तक चले हैं। तो चूंकि ये 1952 में जाके समाप्त हुए हैं, 1952 में जाके पूर्ण हुए हैं, तो इसलिए 1952 के साल को जो है पहले आम चुनाव का साल बोला जाता है। तो यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है 1950,
तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका बी वाला। 71वां प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है? शक्ति का क्षैतिज वितरण, शक्ति का संघीय वितरण, शक्ति का लंबवत वितरण या शक्ति का पार्श्व वितरण? देखिए ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है और यूपीएससी स्टैंडर्ड का प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसकी भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हम मान लेते हैं कोई आधार है, ये आधार है, ठीक है, ये आधार है। तो ये जो आप आधार रेखा जो देख रहे हैं इसको क्षैतिज बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, है ना। अब इस क्षैतिज रेखा में एक बॉक्स ये रखा है, एक बॉक्स ये रखा है और एक बॉक्स ये रखा है। इन सभी का आधार कैसा है? समान ही तो है भाई, क्षैतिज रेखा है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि गैप हो या ऊंचाई नीचाई हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्षैतिज है, एकदम प्लेन है, समतल है। तो यहाँ तीनों को जो है बराबर आधार मिला है। तो शक्ति का क्षैतिज वितरण का मतलब ये है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हैं, तीनों के बराबर बराबर अधिकार क्षेत्र डिवाइड है। ऐसा नहीं है कि विधायिका बड़ी है या कार्यपालिका छोटी है या कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका छोटी है। ये भी नहीं है कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, ये भी नहीं है। न्यायपालिका की भी अपनी सीमाएं हैं। तो तीनों जो है एक तरह से एक बराबर आधार में हैं। तो इस तरह की जो शक्ति का जो वितरण किया गया है इसको शक्ति का क्षैतिज वितरण बोलते हैं। वहीं जो अगर हम बात करें भारत की संघीय व्यवस्था की, तो भारत की संघीय व्यवस्था में जो शक्तियों का वितरण है, संघीय व्यवस्था का मतलब आप जान रहे होंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। तो सबसे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट आती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शक्तियों का वितरण कैसा है, लंबवत है। सबसे ज़्यादा शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, उससे कम राज्य सरकारों के पास हैं और उससे भी कम जो है लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। तो यहाँ पर जो शक्तियों का वितरण है वो शक्ति का लंबवत वितरण है। जबकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्ति का वितरण है वो शक्ति का क्षैतिज वितरण है, कि तीनों को बराबर शक्तियां मिली हुई हैं। तो आंसर होगा आपका ए वाला। 72वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? संविधान का अनुच्छेद 79 या 79 ये कहता है कि भारतीय संसद का जो गठन है 3 प्रमुख अंगों से मिलकर होगा। 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें विधान परिषद शामिल नहीं है। तो आंसर है आपका डी वाला। 73वां प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए ये प्रश्न इतिहास का भी है और पॉलिटी से संबंधित भी है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। यानी ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर आपने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी है या यूपीएससी स्तर की जो किताबें हैं पॉलिटी की पढ़ी हैं, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में कहीं भी कोई उप प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद नहीं है। ये एक राजनीतिक पद है। राजनीति का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने गठबंधन सरकार बनाई है, आपके साथ अन्य सहयोगी दल भी हैं, तो उनमें से एक दल जो सबसे बड़ा दल है आपके बाद, आपने उसे आश्वासन दिया है कि भाई हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके दल के नेता को हम उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये एक राजनीतिक पद है और ये जो उप प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति जो प्रधानमंत्री करते हैं, यानी ये राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, पर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि राजनीतिक पद है तो प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं। तो देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि देश के सबसे पहले गृह मंत्री भी थे। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 74वां प्रश्न है, संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्यपालिका जो है ये विधायिका में से ही निकल कर आती है। कार्यपालिका कहीं अलग से नहीं आती है, बल्कि इसका गठन विधायिका से ही होता है। तो यहां पर ए वाला सही है। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 75 है, इसमें कहा गया है जो कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है उत्तरदायी नहीं होगी, तो यहां पर बी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां ए सही है और बी गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला यानी। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कथन बी, राज्यसभा कोई भी विधान या कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती।
बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। देखिए यहाँ पर कथन ये तो सही है कि राज्यसभा जो है देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। अगर यहाँ पर राज्यसभा की जो कानून या कोई विधेयक पारित करने की शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक को छोड़कर जो अन्य सभी विधेयक हैं, चाहे वो साधारण विधेयक हों या संविधान संशोधन विधेयक हों, ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी पेश किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि राज्यसभा ये प्रस्ताव पास नहीं कर सकती है तो या पेश नहीं कर सकती है, ये गलत है। तो यहाँ बी वाला गलत है, ए वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए सही है लेकिन बी गलत है। 76वां प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसमें शामिल होते हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राज्य विधानसभा को छोड़कर बाद बाकी ये तीनों हैं जो ए, बी, डी, ये संसद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 78वां प्रश्न है, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन का बहिष्कार करना। देखिए यहाँ पर शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और इसमें जो है संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो भी संबंधित बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनको पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल आप लोग जानते हैं, संसद सत्र का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। यहाँ पर पूर्व सूचना देकर जो भी महत्व के प्रश्न होते हैं वो उठाए जाते हैं और उनका जवाब मंत्रियों को, यानी जो कार्यपालिका है उसको उसका जवाब देना पड़ता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो कोई भी सदस्य जो है अध्यक्ष की अनुमति से किसी बहुत ही आवश्यक लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है, उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। सदन का बहिष्कार करने का मतलब क्या है कि आप सदन से वॉकआउट कर जा रहे हैं। आप जो वहाँ पर जो भी बहस चल रही है, जो भी डिबेट चल रही है, जो भी कार्यवाही चल रही है, उसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप कहीं से वॉकआउट कर जाएंगे, कोई सभा छोड़कर चले जाएंगे, तो आप सामने वाली पार्टी के ना तो विचार जान पाएंगे और ना ही उस पर अपना कोई असर डाल पाएंगे। तो सदन का जो बहिष्कार करने वाला जो पहलू है ये कार्यपालिका पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता है। बाद बाकी जो ये तीनों हैं, यानी शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये कार्यपालिका पर अंकुश रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही वाला आंसर है वो है ए, बी और सी। तो आंसर है आपका सी वाला। 79वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। देखिए यहाँ पर ए वाला सही है। वर्तमान में राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है वो 233 है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या 545 है, न कि 545। यहाँ बी वाला गलत हो जाएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, न कि 10 को। तो सी वाला भी गलत है और डी वाला सही है। तो यहाँ पर ए और डी सही हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला, यानी कि ए और डी। 80वां प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य के लोगों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका चुनाव जो है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो आंसर है आपका डी वाला। 81वां प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं
वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। बात बाकी यहाँ पर बी, सी और डी ये तीनों सही हैं। देखिए डी में जो कहा गया वो ये कहा गया है कि इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है वो राज्यसभा में आता है। तो राज्यसभा में जब वो विधेयक आता है तो लोकसभा का जो विधेयक है लोकसभा में जब उसे पारित कर दिया गया और राज्यसभा में जब आ गया तो राज्यसभा में उसको फिर से रिव्यू किया जाता है। और मान लीजिए राज्यसभा को लगता है इसमें कोई संशोधन करवाना है तो उसमें वो संशोधन कर सकती है। हालांकि धन विधेयक के मामले में इसकी शक्तियां सीमित हैं। तो यहाँ पर बी, सी और डी सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 82वां प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो प्रश्नकाल का मतलब है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 83वां प्रश्न है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हो गया कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो राज्यों के काउंसिल है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है राज्यसभा से है। जबकि लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि यहाँ पर जनता के द्वारा जो सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है जिसको ऊपरी सदन कहा जाता है, इसको ऑफिशियली अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। जबकि जो लोकसभा है उसको चूंकि वहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनकर वहाँ भेज रहे हैं, उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला, यानी कि राज्यसभा। 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, एंग्लो इंडियन समुदाय, महिलाएं। देखिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, इनके लिए जो लोकसभा है उसमें पहले से ही रिजर्वेशन है। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से। महिलाओं को यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संसद में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला आ रहा था। तो फाइनली 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ और इसके जरिए राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो थी वो रिजर्व कर दी गई। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। 85वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता की क्षतिपूर्ति हेतु, वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। देखिए हमारे यहाँ पर संविधान द्वारा विधायिका में जो सीटें या सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय रहे हैं जिनके साथ अतीत में भेदभाव हुआ है और भेदभाव की वजह से वो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल हट गए, वो बिल्कुल हाशिए पर पहुँच गए। तो इसी वजह से उन्हें उभारने के लिए, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर उन्हें विधायिका में सीटें दी गई, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो यहाँ पर जो सही वाला जो विकल्प है वो है बी वाला, यानी कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता की क्षतिपूर्ति हेतु विधायिका में सीटें और सरकारी नौकरियों में आरक्षण इन्हें दिया गया है। तो यहाँ पर चूंकि बी स्टेटमेंट सही है तो आंसर है आपका यहाँ पर सी, यानी केवल बी वाला सही है। तो आंसर है आपका सी वाला। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स के साथ साथ ये वाली जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है ये भी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपके समय की बचत भी होगी। तो मैं होप यही रखता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से देख रहे होंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।